नमस्कार। हम हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। जिस समय 1998 में ये प्राविधान किया गया है, उसके पहले ज़्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी। कुछ वर्षों को आप छोड़ दें जनता सरकार और बीच में 2-1 साल के लिए जो सरकारें आई हैं, अन्यथा कांग्रेस की सरकारें थी। और उन न्यायाधीशों का जो चयन प्रक्रिया, उनकी नियुक्ति, सब कुछ उन सरकारों ने किया। उस समय तक कहीं कुछ नहीं आया। लेकिन अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, न्यायाधीशों की नियुक्ति और तमाम चीज़ों पर निगाह डालें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस शासित समय में एक तरीके से दबाव में काम करता रहा और ये उचित नहीं था। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोलिजियम की व्यवस्था दी तो बेहद मजबूरी में दी। ये शायद उसकी मजबूरी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आज आ गया था कि रोज रोज के राजनीतिक हस्तक्षेप से, राजनीतिक दुष्प्रभावों से जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही प्रभावित नहीं हो रही थी, एक तरीके से पूरी राजनीति हावी हो गई थी। आप देखिए कैसे हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल जो केंद्र में सत्ता में हो अपने किसी कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दे? नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद से, मीन्स जब से संविधान बना और ये व्यवस्था लागू हुई, मनचाहा काम किया, मनचाहे न्यायाधीशों को नियुक्ति दी। और ये भी हाल के कुछ जो घटनाएं हैं, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसे बहुत से मामले हुए जो आज भी कुख्यात हैं, इतिहास का हिस्सा हैं। एक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे के.एस. हेगड़े। उनको कांग्रेस ने मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले राज्यसभा का सदस्य बना है किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, वह राजनीतिक व्यक्ति मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है और फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में भी आ जाता है, न्यायाधीश बन जाता है। इसके बाद में क्या हुआ कि जब के.एस. हेगड़े का, जस्टिस के.एस. हेगड़े का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का नंबर आया, उस समय इंदिरा गांधी ने उनकी वरिष्ठता को नकारते हुए किसी दूसरे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया और इस पर के.एस. हेगड़े बहुत नाराज हो गए। के.एस. हेगड़े ने न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया और बेंगलोर में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव में खड़े हो गए और चुनाव जीते भी और वो लोकसभा में आए। आप देख सकते हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है उच्च न्यायालय में, वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है, मुख्य न्यायाधीश न बनाने से नाराज होता है और फिर राजनीति में उतर आता है। ये कांग्रेस ने किया और ये अकेला केस नहीं है। जस्टिस बहरुल इस्लाम, ये भी एक ऐसी राजनीतिक हस्ती है जो कांग्रेस के राज्यसभा में सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए वो सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद ऑल ऑफ सडन एक दिन उनको बुलाया गया और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय में आ गए वो। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था, उनको फिर इस्तीफा दिलवाकर राज्यसभा भेज दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का घालमेल, राजनीति और न्यायपालिका के इतने बड़े घालमेल की कोई भी तारीफ नहीं कर सकता और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है जो कांग्रेस सरकार ने किया। स्वाभाविक है, सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश जिनके अंदर थोड़ा सा खुददारी होगी और ये होगा कि ये गलत हो रहा है, तो उनमें असंतोष स्वाभाविक था। और जब इस तरह की राजनीतिक हस्तियों को राज्यसभा से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, जब इस तरीके से घालमेल किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कैसे होते होंगे और सरकार का उन न्यायाधीशों पर कितना प्रभाव होता होगा। और सरकार ने उनका भरपूर फायदा उठाया
तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में असंतोष था। और यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यसभा भेजने, राज्यपाल बनाने, उपराष्ट्रपति बनाने के अलावा तमाम आयोगों का अध्यक्ष और ये इंक्वायरी कमीशन का अध्यक्ष बनाने की बहुत बड़ी परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की थी। और इसलिए जिस समय जज जो न्यायमूर्ति हैं ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में रहते थे, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करते थे कि भाई चलिए इसके बाद मेरा कैरियर है। ये किस तरह की परंपरा थी। और ये खेल कांग्रेस ने बहुत ही बेईमानी, बहुत ही अमर्यादित ढंग से खेला। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, भारत की मिट्टी ऐसी है जहां जगमोहन सिन्हा जैसे भी लोग हुए जिन्होंने तमाम दबाव, तमाम घेराबंदी, खुफिया एजेंसियों का दबाव और प्रलोभन सबको नकारते हुए इंदिरा गांधी के विरुद्ध में निर्णय दिया और उनकी सदस्यता चली गई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस सिस्टम से भी जो लोग आते थे वो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड मोरालिटी के लोग होते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था के बाद भी इसमें सुधार हुआ, ऐसा नहीं है। एक मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे जस्टिस अभय थिप्से। गुजरात से संबंधित केस के बारे में हुआ कि वो राज्य से बाहर सुने जाएंगे और मुंबई उच्च न्यायालय में पहुंचे। तो बेस्ट बेकरी कांड में बहुत ही अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की जिनमें राजनीतिक पुट था और कांग्रेस का दर्शन उनके वक्तव्यों में, उनके निर्णयों में समाहित था। आप सोच सकते हैं कि ऐसे जज क्या करते होंगे। और ये वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने कहा था कि जो मालेगांव विस्फोट हुआ है वो हिंदू संगठनों ने किया है और इसमें कांग्रेस की राजनीति थी। और आप देखिए कि मुंबई से इलाहाबाद स्थानांतरित हुए वो न्यायाधीश और उन्होंने त्याग पत्र देकर 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और आज जिस नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है, भाजपा से जोड़ा जाता है, उनके लिए कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए। और ये जो जस्टिस अभय थिप्से थे इन्होंने झूठा हलफनामा दिया जिस पर बहुत बवाल हुआ। और जो ब्रिटेन की कोर्ट थी उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी इन अभय थिप्से के खिलाफ की। मुझे लगता है कि कॉलेजियम व्यवस्था जिस समय आई वो एकदम से ऐसा नहीं कि स्वार्थवश लाई गई, वो शायद इसी राजनीतिक न्यायपालिका की घालमेल को दूर करने के लिए लाई गई, कुछ अच्छे लोगों द्वारा लाई गई और बेहद मजबूरी में लाई गई। लेकिन ये व्यवस्था कालांतर में इसमें स्वार्थ उत्पन्न हो गए लोगों के और तमाम विसंगतियां आ गई, ये अलग बात है। लेकिन जिस समय लाई गई ये बिल्कुल जस्टिफाइड थी। पहली बार जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने कानून बनाया। इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं अपने संपर्कों के आधार पर, अपने लाइजनिंग के आधार पर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं उनके नाम भेजते हैं और उन नामों को फाइनल करके सरकार के पास भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उच्च न्यायालय से कोई नाम आया है, किसी भी स्टेज पर गलती हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में स्क्रूटनी होगी, वो उसकी खुफिया रिपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी जो करेक्टर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो गलती हो सकती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें सरकार द्वारा वापस किए गए नामों पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के और दूसरे रिकॉर्ड पर एक निगाह डालें तो आप देखेंगे कि कैसे कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा रंगनाथ मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और उनके बेटे दीपक मिश्रा भी मुख्य न्यायाधीश रहे। कैसे संभव हो सकता है? एक डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर हो सकता है, लेकिन जहां कंपटीशन नहीं है, सिफारिश के आधार पर ये लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, वहां पे लोग प्रश्न जरूर उठाएंगे। हो सकता है वो अपनी योग्यता से गए। जहां पर कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं, कभी कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है कि हाँ इतने पद खाली हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, किसका नाम जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। जिसका कोई नेटवर्क नहीं है अधिवक्ताओं का, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते कि उनका नाम रिकमेंड किया जाएगा उच्च न्यायालय के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो ये नेटवर्किंग का इशू आता है, इसलिए उचित नहीं है। और धीरे धीरे विसंगतियां आ गई हैं और एक सर्वे हुआ, उसमें ये पाया गया, मतलब ये मजाक के तौर पर आजकल कहावत प्रचलित है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं वो बिना किसी जस्टिस अंकल के नहीं आ सकते। यानी हर न्यायाधीश का एक जस्टिस अंकल जरूर रहा होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी
अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उस पर अंगुली ना उठाए, और संसद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। और भाई भतीजावाद की जो बीमारी इस पूरी प्रक्रिया में लग गई है, ऐसा तो बहुत सारे सरकारी विभागों में भी नहीं होता है। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय को इस पर बात करना चाहिए।